Good morning, students. This is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject, physics. Now we will start a new topic. First of all, we will connect our topic to the last lecture. और last lecture में हमने बात की थी uses of dimensions की. वहाँ हमने 3 main uses की बात की थी और एक जो फर्स्ट यूज था कन्वर्जन ऑफ यूनिट. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इट मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं. अब हम बात कर रहे हैं सेकंड यूजेस की. और सेकंड यूजेस है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन. कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो फिजिकल इक्वेशन है, कोई भी फिजिकल इक्वेशंस डायमेंशनली बैलेंस्ड होनी चाहिए. अब every physical equation should be dimensionally balanced. It means इसका मतलब the dimensions of each term on both side must be same. यानी कि उस इक्वेशंस फिजिकल इक्वेशंस के दोनों तरफ जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशंस सेम होनी चाहिए. ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसकी बात हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी की थी. अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड है इट मीन्स वो डायमेंशनली करेक्ट है. लेकिन कोई भी डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं है कि फिजिकली भी करेक्ट हो. वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो अभी फटाफट से मैं इसको तुम्हें नोट करा देता हूँ. every physical equation every physical equation should be dimensionally dimensionally balanced. Should be dimensionally balanced. It means इसका मतलब it means the dimension of each term must be each term of a equation of a physical equation must be सेम. ये जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. दिस इज कॉल्ड principle principle of homogeneity. This is called principle of homogeneity. On this basis और इसके बेस पे on this basis we can judge whether the physical equation dimensionally
डायमेंशनली राइट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अच्छा, एक और पॉइंट्स मैंने क्या बताया था, कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो बट फिजिकली, बट मे और मे नॉट, बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may or may not be correct। ठीक है, कोई भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन सही हो भी सकती है, फिजिकली सही हो भी सकती है, बट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। फिजिकली करेक्ट। तो अब हम ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो चेक करके देखेंगे। तो उसके लिए हम एक दो इसके क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिकली, आसानी से, बहुत ही इजी मेथड्स है और आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं होमोजेनिटी पर बेस्ड इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है वो है टू चेक द गिवन फिजिकल इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हियर S is the distance, u is the velocity and a is the acceleration, t is the time। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर ये डायमेंशनली बैलेंस्ड है, इट मींस इट इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग। तो हमारा जो इक्वेशंस है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड। तो अगर हम डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ S, तो ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स का जो डायमेंशन होगा, S इज द डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन हो गई क्या, L। ठीक है, अब राइट साइड में चलते हैं। तो राइट साइड में जो टर्म है, जिसमें थ्री टर्म्स है, लेफ्ट साइड में S, राइट साइड में ut और हाफ ए टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ टर्म ut, तो u यहाँ पे क्या है, u जो है वो स्पीड है और t टाइम है। तो ut, अगर हम इस टर्म्स की बात करते हैं तो स्पीड की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम t। तो इन दोनों को अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ l की पावर 1 है, t की पावर -1 और t की पावर 1 यानी t की पावर 0। तो हमारा जो डायमेंशन बचा वो है क्या, l। ठीक है, अच्छा अब थर्ड टर्म्स पे चलते हैं। तो डायमेंशन ऑफ टर्म, और थर्ड टर्म्स अपना क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। ए इज द एक्सीलरेशन। अच्छा, ये हाफ जो है ये प्योर नंबर है, और प्योर नंबर्स जो होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो जो
ये जो टर्म्स है इसमें प्योर नंबर्स को अगर अपन छोड़ देते हैं तो बच जाता है ए टी स्क्वायर, और ए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू। यस, अब t क्या है, यहाँ पे टाइम है, और टाइम की डायमेंशंस जो होती है वो होती है t, और स्क्वायर है तो ये हो गया t स्क्वायर। अब इसको अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं तो t की पावर -2 और t की पावर 2, तो t की पावर हो गई 0, तो बच गया अपना l। तो इस टर्म्स का भी डायमेंशन क्या आ गया, l। तो डायमेंशन यानी कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली बैलेंस्ड है बिकॉज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड इज सेम। these equation these equation dimensionally balanced, dimensionally balanced it means, इसका मतलब it is dimensionally correct, dimensionally करेक्ट। अच्छा, और भी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम होमोजेनिटी पे बेस्ड एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन ले रखा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t। राइट द डायमेंशन ऑफ a b c एंड d। तो ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली बैलेंस्ड है, और अब हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो dimensions of each term on both side is same, must be same, dimension of each term on both side must be same। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा जो टर्म है वेलोसिटी का है, और राइट साइड में जो हमारे पास थ्री टर्म्स हैं a, सेकेंड टर्म है bt, और थर्ड टर्म है d अपॉन c अपॉन d प्लस t। तो ये सारे जो टर्म्स हैं इनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो डायमेंशन, अब मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूं, है ना, तो डायमेंशन ऑफ टर्म, तो फर्स्ट टर्म देखो जरा a, है ना, इसका डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, डायमेंशन ऑफ v, राइट। तो जो a का डायमेंशन है वो आ गया वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। सिंपल, बताओ, इससे ज्यादा आसान चीज कुछ हो नहीं सकती है, बहुत ही इजी चीज है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड टर्म की ओर। तो सेकंड टर्म अपना कौन सा बताओ जरा, तो डायमेंशंस ऑफ टर्म, डायमेंशन ऑफ टर्म। अच्छा, सेकंड टर्म अगर अपन देखते हैं तो सेकंड टर्म है अपना वी टी। तो डायमेंशन ऑफ वी टी इज इक्वल टू होनी चाहिए v के, है ना। सारे टर्म्स ही जब इक्वल है तो इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो अपन को अगर b का डायमेंशन निकालना है तो t को हम कहा नीचे पहुंचा दे रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अपॉन अपॉन द डायमेंशन ऑफ t, है ना। अब इनके जो डायमेंशन अगर अपन यूज कर लेते हैं तो v का डायमेंशन होता है एल
टी माइनस वन, ठीक है, क्या होता है एल टी माइनस वन अपॉन टी, टाइम का डायमेंशन आ गया। अब टी को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो टी की पावर हो जाएगी -2, तो यहां से जो डायमेंशन आया बी का वो आ गया एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। अब चलते हैं थर्ड टर्म पे। तो थर्ड टर्म पे चलने से पहले मैं एक काम कर दे रहा हूं भैया कि डायमेंशन ऑफ ये जो d है वो ऐड हो रहा है किसके साथ, t के साथ। और मैंने तुम्हें बताया था कि सेम डायमेंशंस, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशंस आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड किए जा सकते हैं। इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ d है वो डायमेंशन ऑफ t होना चाहिए, है ना। तो डायमेंशन ऑफ टर्म वो होना चाहिए जो d है उसका डायमेंशन का एक इक्वल होना चाहिए। देखो इस d का डायमेंशन t के डायमेंशन के इक्वल होगा, ना कि इसके, क्योंकि ये जो टर्म्स है वो t के साथ में ऐड हो रहा है। तो इसका जो डायमेंशन है और t है, t इज अ टाइम, तो डायमेंशन जो d है वो आ गया सिंपल कितना t। अच्छा और आगे बढ़ जाओ, अब चलते हैं थर्ड टर्म की ओर। तो थर्ड टर्म से अपना डायमेंशन ऑफ टर्म, और अब मैं जिस टर्म्स की बात कर रहा हूं वो टर्म्स कौन सा है, वो टर्म्स है आपका कौन सा, जल्दी देख के बताओ फटाफट से। हाँ, तो वो टर्म्स है c अपॉन डी प्लस टी, c अपॉन डी प्लस टी। और इस टर्म का जो डायमेंशन है वो इक्वल मैंने कर लिया किसके, v के। ओके, अच्छा तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो c की अगर अपन डायमेंशन निकालेंगे तो d प्लस टी को ऊपर पहुंचा दिया, तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ d प्लस टी, डायमेंशन ऑफ d प्लस टी। अब इनकी डायमेंशन ले लेते हैं। तो जो v है, v की डायमेंशन क्या होती है बताओ जल्दी से फटाफट। v वेलोसिटी और इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। क्या डायमेंशन होती है, एल टी माइनस वन इंटू डायमेंशन ऑफ d प्लस डायमेंशन ऑफ t। तो ये जो डायमेंशंस है d प्लस टी, जो टर्म्स है, इस पूरे टर्म्स का डायमेंशन अपन क्या लगा देंगे, डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है t। अच्छा अब देखो यहाँ पे t पे जो पावर है -1 है और जहां t पे पावर 1 है, तो इसका डायमेंशन रह गया l। तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू आ गया l। तो डायमेंशन ऑफ a जो टर्म था उसका डायमेंशन आया कितना माय डियर, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, सिंपल। और जो b है उसका डायमेंशन कितना आया, b का डायमेंशन आया एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। और c का जो डायमेंशन है वो आया अपना कितना t, सॉरी c का डायमेंशन आया अपना कितना l। a का डायमेंशन एल टी माइनस वन, बी का डायमेंशन एल टी माइनस टू, सी का डायमेंशन आया अपना l, और d का जो डायमेंशन आया वो आया कितना t। तो ये जो सारे टर्म्स हैं उनके डायमेंशंस हो गए यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया लास्ट में आंसर। तो d का डायमेंशन कितना आया भैया t, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब दिस इज द आंसर। और हम जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है उसका यूज करते हुए हमने दो तरह के क्वेश्चन सीखे। एक तो हम किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग है, और दूसरा कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं या जो कांस्टेंट्स यूज हुए हैं उनका हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन यानी कि उसके थर्ड यूज की तरफ। तो थर्ड यूज जो है वो हमारा है, अगर हम थर्ड यूज डायमेंशंस पर बेस्ड, डायमेंशंस थ्योरी पर बेस्ड थर्ड यूज की बात करते हैं, तो
टू स्टेब्लिश द रिलेशन अमॉन्ग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और उन फिजिकल क्वांटिटीज में हमें डायमेंशनल रिलेशन निकालना है। तो डायमेंशनल रिलेशन निकालने के लिए इफ वी नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, अगर हम वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके फैक्टर्स के बारे में जानते हैं तो हम उन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन निकाल सकते हैं, डायमेंशनली रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अब एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उस न्यूमेरिकल से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और उस कंसेप्ट पे बेस्ड आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं फटाफट से। हम डायमेंशंस के थर्ड यूज पे बेस्ड इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमने जो क्वेश्चंस लिया है, द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन टी, लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ द स्ट्रिंग, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड्स करती है किस चीज पर, टेंशन, लेंथ एंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एफ, फ्रीक्वेंसी एफ इज प्रोपोर्शनल टू टी। टी का डायमेंशन मैं ले ले रहा हूं ए, एल का डायमेंशन ले ले रहा हूं मैं बी, और मास पर यूनिट लेंथ जिसका डायमेंशन ले लेते हैं अपन सी। तो जो फ्रीक्वेंसी है एफ इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर ए, एल की पावर बी, म्यू की पावर सी। अब यहां पर एफ इज इक्वल टू के टी की पावर ए, टी का डायमेंशन ए, एल का डायमेंशन बी और म्यू का डायमेंशन सी। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट हियर। here k is a proportionality constant. It means k is a dimensionless quantity. Dimensions less quantity. तो यहां जब मैं इसकी डायमेंशंस लगाऊंगा तो k को यहां से छोड़ देता हूं। तो f, डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a t, डायमेंशन ऑफ l एंड डायमेंशन ऑफ c। अब f इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशंस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशंस होता है t की पावर -1, यानी कि टाइम का डायमेंशन -1। अच्छा, आगे चलते हैं। राइट साइड में जब अपन पहुंचते हैं तो राइट साइड में जो है अपने पास t है और t हमारा टेंशन है। टेंशन इट मींस अ फोर्स, टेंशन एज अ फोर्स। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल टी -2, एम एल टी -2, और इसकी जो होल पावर है वो हो गई a इंटू एल, लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन तो इजी एल होती है ना। तो इसकी पावर हो गई b इंटू म्यू। म्यू यहाँ पे है मास पर यूनिट लेंथ यानी m अपॉन l। तो इसका डायमेंशन हो गया m l की पावर -1 और इसका होल पावर हो गया c। तो अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड में जो मास का डायमेंशन है, मास है ही नहीं, तो मास का डायमेंशन लेफ्ट साइड में मास का डायमेंशन हो गया 0, ठीक है। अच्छा, लेंथ की डायमेंशन भी 0 और टाइम की डायमेंशन कितनी है लेफ्ट साइड में? -1। अब आते हैं अपन राइट साइड में। तो राइट साइड में जो मास है, मास का डायमेंशन राइट साइड में क्या है? m की पावर 1, इसकी होल पावर a है ना, और m की होल पावर c है। तो यहाँ m का जो टोटल डायमेंशन बन गया वो बन गया a प्लस c, ठीक है। अच्छा, अब l का जो डायमेंशन देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, होल पावर a है यानी l की पावर a, l की पावर यहाँ 1 है, होल पावर b है यानी l की पावर b, और l की पावर -1 होल पावर c है यानी l की पावर -c। तो l का जो टोटल डायमेंशन बन गया वो बन गया -2a प्लस b और -c, -2a प्लस b -c। अच्छा, और t का
सॉरी सॉरी सॉरी, एल का यहाँ डायमेंशन ए है सॉरी, तो एल की पावर हो गई ए प्लस बी माइनस सी, और टी की पावर हो गया -2 है, टी टी की पावर हो गया -2a। तो ये, अब अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस बनानी है हमें, तो वो डायमेंशनली क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो यहां ले लेता हूं मैं इसको, डायमेंशनली बैलेंस्ड कर देते हैं। डायमेंशनली बैलेंस्ड, तो अगर मैं इसको डायमेंशनली बैलेंस्ड कर देता हूं तो माय डियर, इधर राइट साइड में जो मास का डायमेंशन है a प्लस सी, और लेफ्ट साइड में मास का डायमेंशन है 0, इट मींस a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, लेंथ का यहाँ डायमेंशन है a प्लस बी माइनस सी, और लेफ्ट साइड में लेंथ की डायमेंशन है 0, इट मींस ये हो गया a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। The third one is dimension of time -2a, और लेफ्ट साइड में -1 है, तो -2a इज इक्वल टू हो गया -1। अब इन तीनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो -2a -1 यानी a हो गया यहाँ पर 1/2। अच्छा, a की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो गया 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी c हो गया -1/2। अच्छा, c और a की वैल्यू हम इधर रख देंगे। अगर a की जगह क्या रख दूं, 1/2, और b निकालना है, और c की जगह -1/2, तो माइनस माइनस हो गया +1/2 इज इक्वल टू 0, हाफ हाफ 1 हो गया, तो b आ गया अपना 1। तो हमारी जो a की वैल्यू है वो आ गई कितनी, 1/2, b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू आ गई -1/2। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ले जाओ इसको, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू के, f इज इक्वल टू के टी की पावर a। तो a की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, हाफ, l की पावर b, तो b की मैंने वैल्यू कितनी निकाली है 1, और म्यू की पावर c, तो c की पावर वैल्यू निकाली है -1/2। ठीक है ना डियर। अब देखो मैं एक काम कर देता हूँ इसको, यहाँ पर मैंने क्या किया, f इज इक्वल टू के, l है ना, l की पावर, अच्छा b की वैल्यू सॉरी ये 1 नहीं है, -1 आएगी, है ना, हाफ हाफ 1 और उधर कर दिया -1, तो l की पावर हो जाएगी ये कितनी, -1। तो ये हो गया k/l, k/l। अच्छा, t और म्यू, म्यू नीचे क्योंकि माइनस की पावर है, और इसकी होल पावर हो गई कितनी, 1/2। सही है। तो आप इसको लिख सकते हो f इज इक्वल टू k/l t/√t/म्यू। कितना, क्या बन गया जी, f इज इक्वल टू k/l √t/म्यू। अच्छा, एक और चीज, ये डायमेंशनली रिलेशन बन गया है इसमें। अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो रख दो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को जैसे कि इसकी वैल्यू पता है कि इफ k इज 1/2, k इज 1/2, जो डायमेंशन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, k की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। और आप नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और रख देते हैं तो ये बन जाएगा 1/2l √t/म्यू। तो ये रिलेशन आ गई आपकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की। दिस इज द आंसर। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, पहले प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन बनानी है, फिर उसके बाद बोथ साइड जो डायमेंशंस हैं वो लगानी है। डायमेंशंस लगाने के बाद फिर डायमेंशनली बैलेंस्ड करना है लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद अपन को ये इक्वेशन ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, उनको वापस से इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, और फिर सिंपल मैथमेटिक्स इसमें यूज हुआ है। तो एक आसान सा कंसेप्ट है। अब हमारे पास ओवरऑल जितने भी कंसेप्ट हैं
डायमेंशन से रिलेटेड वो आ चुके हैं और अब हम कोई भी क्वेश्चंस डायमेंशंस का इजीली कर सकते हैं। दूसरी, ये वीडियोस माय फ्रेंड्स, फिर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, ये वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की जानकारी